हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का डाउटनेट के द्वारा स्टार्ट किए गए बोर्ड लाइव क्लास प्रोग्राम में स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणीय फलन के अगले टॉपिक, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? जिसका नाम है त्रिकोणीय समीकरणों के हल। इस टॉपिक को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने दो कोणों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न किए थे। उससे पहले हम लोगों ने कोणों को मापन भी कर लिया था, क्योंकि कोणों को मापन हम तीन तरीके से करते हैं। बेसिकली हमारे कोर्स में केवल दो तरीके से है, रेडियन और डिग्री, पर एक और किसी किसी बोर्ड में एक तरीके से और है जिसे हम ग्रेड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा त्रिकोणीय फलन क्या होते हैं, त्रिकोणीय फलनों के प्रांत परिसर आलेख के बारे में जाना। उसके बाद में दो कोणों के योग व अंतर के त्रिकोणीय फलन के सूत्र देखे, उनके प्रश्न भी हल कर लिए थे हम लोगों ने पिछली क्लास तक। ठीक है। अब आज की क्लास में त्रिकोणीय समीकरणों के हल हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि त्रिकोणमितीय समीकरण आखिर में होते क्या हैं। सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय समीकरण जानने होंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरण आखिर में होता क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? समीकरण लिखा हुआ है। अब समीकरण क्या होता था? समीकरण आप जो अभी तक हल करते थे, दो घात के समीकरण, तीन घात के समीकरण, दो चरों के रैखिक समीकरण, इस तरीके के समीकरण आप हल करते थे। मतलब क्या होता था? मतलब ये होता था कि समीकरण आपका एक ऐसी समीका होती थी जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है। दो समीकाओं के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं समीकरण। ठीक है। यानी कुछ इस तरीके के होते थे, y = x, या फिर मैं x + y = 0, या फिर मैं x + 2y + 7 = 0। इस तरीके के जो हमारे पास में लिखे हुए होते थे, इन्हें हम बोलते थे समीकरण। ठीक है। अब बच्चों, त्रिकोणमितीय समीकरण कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है। फर्क इतना है, जैसे वहां पर चर हुआ करते थे समीकरण में, वैसे ही अब यहां पर त्रिकोणमितीय फलन होंगे। अर्थात यदि मैं sin x = 0, या फिर cos x = 1/2 sin x + cos x = 1/2, या फिर मैं tan x = 1/2, इस तरीके से यदि मैं इनको लिख दूं तो ये मेरे क्या बन जाएंगे? त्रिकोणमितीय समीकरण बन जाएंगे। ये मेरे त्रिकोणमितीय समीकरण बन जाएंगे, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग हो, उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास में त्रिकोणमितीय समीकरण। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक पढ़ाता हूँ। थोड़ा इसके हल कराने से पहले, त्रिकोणमितीय समीकरण के हल कराने से पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। बेसिक, अब बेसिक में बच्चों हमें क्या करना है? बेसिक में हम लोगों को थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। ठीक है। देखो बच्चों, आप लोगों ने sin θ = 0, ये आप लोगों ने देखा है। उसके अलावा आप लोगों ने sin θ = 1, ये आप लोगों ने देखा है। उसके अलावा sin θ = -1, ये भी आप लोगों ने देखा है। ठीक है। सेम इस तरीके से cos θ = 0 आप लोगों ने देखा है, cos θ = 1 देखा है, cos θ = -1 देखा है। ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हो अब तक। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, sin θ का मान 0 कहां पर लेते थे आप? sin θ का मान 0 कहां पर होता था? थीटा के किन किन मानों पर sin θ 0 के बराबर होता था? देखो, सबसे पहले तो कहां पर होता था? सबसे पहले होता था 0 डिग्री पर। तो सबसे पहले तो 0 डिग्री, उसके बाद कहां पर होता था? 0 डिग्री के बाद में कहां पर sin θ 0 के बराबर होता था? sin पाई की वैल्यू क्या होती थी? 0। तो पाई पर क्या होता था? sin 0 होता था। उसके बाद में 2 पाई पर, उसके बाद में 3 पाई पर, ऐसे कहां तक? n पाई तक। इसका मतलब थीटा बराबर n पाई पर sin θ क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है। अब बच्चों, n क्या है यहाँ पर? n क्या हो सकता है, ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो n होगा ना, ये होगा आपका पूर्णांक। n आपका पूर्णांक, n जो होगा ना वो आपका n होगा पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक होगा, w कह लो, या तो इसको या तो z कह लो, या फिर मैं इसको i कह लो। ठीक है।
W तो पूर्ण संख्या होती है, n बिलोंग्स टू या तो हो जाएगा Z या फिर हो जाएगा I, ठीक है। तो n जो होता है वो Z के समुच्चय से संबंधित होता है। समुच्चय आपको बता चुका हूं मैं कि क्या होता है Z पूर्णांकों का समुच्चय, ये मैं आपको पहले अध्याय में बता चुका हूं, ठीक है। तो साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, थीटा बराबर n पाई पर। सेम इस तरीके से मुझे बताओ साइन थीटा का मान 1 कहाँ पर होता है। साइन थीटा का मान 1 कहाँ पर होता है, सबसे पहले कहाँ पर होता है, π/2 पर। तो सबसे पहले तो π/2 पर होता है, उसके बाद में कहाँ पर होता है, π/2 के बाद में कहाँ पर होता है साइन थीटा बराबर 1 का मान, 3π/2 पर क्या होता है, -1 होता है, 5π/2 पर +1 होता है, तो 5π/2 पर होता है। उसके बाद में 9π/2 पर होता है, उसके बाद में 13π/2 पर होता है। अच्छा बच्चों यहाँ से देखो, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, कैसे 1 हो रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। पहले 1 पे हुआ, बाद में 5 पर हुआ, बाद में 9 पर हुआ, फिर 13 पर हुआ। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कुछ आपको फिक्स से सीक्वेंस नजर आ रहा है। देखो पहले 1 फिर 5 फिर 9 फिर 13, ये एक आपको समांतर श्रेणी नजर में आ रही है, ठीक है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। हर 4 के अंतर पर अगला वाला टर्म आता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो जनरल फॉर्म में ये हो जाएगा 4n + 1 गुणा π/2, यानी कि π/2 का 4n + 1 गुणांक, जिस पर हमारा साइन थीटा बराबर होगा 1 के, ठीक है। 4n + 1 गुणा π/2 पर साइन थीटा 1 के बराबर होता है। अच्छा वहां पर आप रख के भी देख सकते हो, n बराबर 0 रखोगे तो π/2 आ जाएगा, n बराबर 1 रखोगे 5π/2 पर आ जाएगा, n बराबर 2 रखोगे 9π/2 आ जाएगा, n बराबर 3 रखोगे 13π/2 आ जाएगा। अब ये n का मान क्या क्या संभव है, n का मान यहाँ पर भी पूरा की पूरा z या फिर I यानी कि पूर्णांक संभव है, ठीक है। पूरे पूर्णांक आपके यहाँ पर संभव है, यानी कि यदि यहाँ पर n = -1 भी रखोगे तो उस पर भी आपका साइन थीटा बराबर 1 होगा। चलो चेक करके देख लेते हैं इसको। जब मैं इसका n का मान -1 रखूंगा तो -4 + 1 माइनस के 3 हो गए, तो माइनस का 3π/2 हो गया, ठीक है। अब साइन ऑफ -3π/2 कितना होता है, प्लस का 1 होता है, तो वही चीज आ गई, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मुझे बताओ बच्चों साइन थीटा का मान -1 कहाँ पर होता है। साइन थीटा का मान -1 होता है आपका सबसे पहले तो थीटा बराबर 3π/2 पर, उसके बाद कहाँ पर होता है 7π/2 पर, उसके बाद 11π/2 पर, उसके बाद 15π/2 पर, और इस तरीके से चलता रहता है। अब बच्चों यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुई 3 से, और उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 15, मतलब 4 का अंतर यहाँ पर भी है। परंतु यहाँ पर जो मैं थीटा का जो मान लिखूंगा ना, वो लिखूंगा मैं 4n + 3π/2 के रूप में। क्यों मैंने यहाँ पर 4n + 3 लिखा, क्यों मैंने यहाँ पर 4n + 1 लिखा, ये समझो। यहाँ पे क्या था 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4n + 1 लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों 1 था, फिर 5 था, फिर 9 था, फिर 13 था, तो उसको मैंने 4n + 1 के रूप में लगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या 3 है, स्टार्टिंग में 3 है, तो स्टार्टिंग में 3 बनाने के लिए मैं इसको 4n + 3 रखूंगा, ताकि जब मैं इसमें n बराबर 0 रखूँ तो मुझे 3π/2 ही मिले। जब मैं इसमें n बराबर 1 रखूँ तो मुझे 7π/2 ही मिले। जब इसमें n बराबर 2 रखूँ तो 11π/2 ही मिले। इसलिए मैंने इसको 4n + 3π/2 के रूप में लिखा। अच्छा यहाँ पर n देखो, n क्या होता है, n यहाँ पर भी आपका z ही होता है, पूर्णांक होता है। इसका मतलब ऋणात्मक भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर n बराबर -1 रखोगे तो -4 + 3, इसका मतलब -1, ये हो जाएगा -π/2। तो थीटा बराबर -π/2 पर क्या होता है, साइन थीटा -1 के बराबर होता है, तो बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। अब cos थीटा बराबर 0 की बात कर लेता हूं। तो देखो cos थीटा 0 कहां पर होता है, देखो cos थीटा 0 कहां पर होता है, बताओ जल्दी से। पहले चतुर्थांश में कहां पर cos थीटा 0 होता है, पहले चतुर्थांश में cos थीटा π/2 पर 0 होता है, तो π/2 हो गया। उसके बाद में कहां पर होता है 3π/2 पर, उसके बाद 5π/2 पर, उसके बाद 7π/2 पर, और इस तरीके से चलता रहता है। अर्थात यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 इस तरीके का सीक्वेंस बन रहा है। अब 1 3 5 7 9 कैसे नंबर होते हैं, ये होते हैं आपके विषम नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा को मैं लिख सकता हूँ, विषम को कैसे लिखते हैं हम लोग, विषम को हम लिखते हैं 2n + 1 या 2n - 1 के रूप में, ठीक है। तो 2n + 1 गुणा π/2, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। जब आप यहाँ पर n बराबर 0 रखोगे तो π/2 आ जाएगा, n बराबर 1 रखोगे तो 3π/2 आ जाएगा, n बराबर 2 रखोगे 5π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, ये n भी आपका एक पूर्णांक है, ठीक है। n बिलोंग्स टू z है, ठीक है।
n बिलोंग्स टू भी आपका z ही है। ठीक है बच्चों, सेम इस तरीके से cos थीटा एक कहाँ पर होता है ये बताओ। cos थीटा एक कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो भाई प्रथम चतुर्थांश में 0 डिग्री पर होता है, उसके बाद में 0 के बाद में कहाँ पर होता है? पाई पर होता है? नहीं, पाई पर कैसे होता है? -1 होता है। उसके बाद 2 पाई पर आता है, उसके बाद में 3 पाई पर नहीं होता, 4 पाई पर होता है, उसके बाद में 6 पाई पर होता है। इसका मतलब आप लोग देख रहे हो तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 0 2 4 6 इस पर हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 2n पाई पर हो रहा है, सम गुणांकों पर हो रहा है, पाई के सम गुणांकों पर ये cos थीटा बराबर 1 हो रहा है। ठीक है, तो मैं थीटा बराबर 2n पाई लिख सकता हूँ, जहाँ पर n क्या हो जाएगा? n आपके हो जाएंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, सेम इस तरीके से cos थीटा बराबर -1 है। अब cos थीटा -1 कहाँ पर होता है ये बताओ। पहले चतुर्थांश में कहाँ पर होता है? कहीं पर होता है cos थीटा ऋणात्मक? नहीं होता। दूसरे चतुर्थांश में बिल्कुल होता है। कहाँ पर होता है? पाई पर। तो एक तो हो गया थीटा बराबर पाई। अब थीटा बराबर पाई के अलावा और कहाँ पर cos थीटा -1 के बराबर होता है वो सोचो। पाई पे नहीं, पाई के बाद में 2 पाई पे तो प्लस का एक होता है 3 पाई पर होता है। ठीक है, तो पाई के बाद में 3 पाई, उसके बाद में 5 पाई पर होता है, उसके बाद में 7 पाई पर होता है, और इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कहाँ पर होता है? पहले 1 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर। मतलब कहाँ पर हो रहा है? विषम गुणांकों पर हो रहा है। किसके विषम गुणांकों पर? पाई के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर 2n + 1 गुणा पाई। इसका मतलब थीटा बराबर 2n + 1 पाई के लिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, जब मैं n बराबर 0 रखूंगा तो केवल 1 आएगा, पाई आएगा, पाई आ गया। n बराबर 2 रखूंगा तो क्या? n बराबर 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 3 पाई आएगा। n बराबर 2 रखने पर 5 पाई, n बराबर 3 रखने पर 7 पाई। n बराबर -1 रखूंगा तो क्या आएगा? -2 + 1 -1 का पाई आएगा। और थीटा बराबर -1 पाई पर भी क्या होता है? cos थीटा -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n जो होगा वो भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इन 6 चीज़ों में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत आसान, बहुत अर्जेंट से अर्जेंट आपको याद रखनी है? वो है ये पहली वाली चीज़, साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है। उसके अलावा cos थीटा 0 कहाँ पर होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो डबल स्टार में आपको याद रखना है। सिंगल स्टार में जो आपको याद रखना है वो है ये साइन थीटा बराबर 1 cos थीटा बराबर 1। ठीक है, ये सिंगल स्टार में याद रखनी है, ये डबल स्टार में। मतलब ये चीज़ ऐसी है जो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, यदि आपको कहीं दिख रहा है साइन थीटा बराबर 0, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए थीटा बराबर क्या हो सकता है? n पाई। सेम उसी तरीके से यदि आपको कहीं पर cos थीटा बराबर 0 दिख रहा है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए थीटा बराबर 2n + 1 पाई/2। तुरंत की तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि थीटा बराबर 2n + 1 पाई/2 होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये चीज़ आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हो। जब मैंने आपको त्रिकोणीय समीकरण स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी थी कि भाई साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, cos थीटा 0 कहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने केवल 0 1 के बारे में बात की। यदि मैं कुछ और मान ले लेता, जैसे कि मुझे पता है कि साइन की जो 90 वाली टेबल होती है वो क्या होती है? 0 30 45 60 90। ये साइन वाली टेबल क्या होती है? साइन और कॉस दोनों की लिख देता हूँ। ठीक है, साइन की भी और कॉस की भी। साइन की यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, यहाँ पर क्या होता है 60 डिग्री पर √3/2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर √3/2 होगा, यहाँ पर 1/√2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब मान लो यदि मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा साइन x बराबर 1/2 है तो मुझे x का मान बताओ। अब आप लोग पूछोगे भाई x किस अंतराल के बीच है? बिकॉज ये तो भाई आप लोगों ने 0 से 90 के बीच में बात की केवल। अब साइन तो अपने मानों को और अंतरालों में भी दोहराता है तो इसके और भी मान संभव है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना होगा, प्रतिबंधित करना होगा। तो मैंने इसको प्रतिबंधित कर दिया x बिलोंग्स टू 0 से पाई में। मुझे x बिलोंग्स टू 0 से पाई के अंदर बताओ कि कौन कौन से ऐसे x के मान है जिनके लिए साइन x बराबर 1/2 है। तो देखो क्या क्या मान है, एक तो 30 डिग्री है, उसके अलावा 150 डिग्री है। तो x बराबर एक तो 30 डिग्री पर और एक उसके अलावा 150 डिग्री पर। इन दोनों डिग्री पर क्या होगा? साइन x 1/2 के बराबर होगा। तो x के मान 30 डिग्री और 150 डिग्री हो जाएंगे 0 से पाई के बीच में। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि मैं आपसे cos x बराबर 1/2 कहता तो
और x बिलोंग्स टू फिर वही 0 से पाई कह देता, तो क्या आंसर होते? तो सोचो क्या आंसर होते बच्चों। देखो cos x बराबर 1/2 कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर तो 60 डिग्री में हो रहा है पहले चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो दूसरे में तो cos 1/2 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो केवल क्या मान आया? केवल एक मान आया आपके पास में, क्या? 60 डिग्री। केवल आपके पास में एक मान आया 60 डिग्री। तो बेसिकली जो आपके x के मान निकल रहे हैं ना, x के जो मान निकल के आ रहे हैं, इन्हीं मानों को हम बोलते हैं त्रिकोणीय समीकरणों के हल। इन्हीं मानों को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय समीकरणों के हल। अब या तो एक आप टेबल की सहायता से बना लो, या फिर मैं एक दूसरा तरीका होता है वो है ग्राफ। अब बच्चों यहाँ तो आपको 1/2 के मान पता थे, इसलिए आप लोगों ने लिख दिए। अब मान लो मैं 1/2 की जगह पर 1/3 कर देता और आपसे पूछता कि बताओ अब कितने हल होंगे इसके, तो कैसे बताते आप? तो उसके लिए फिर आपको ग्राफ का ही उपयोग करना होता। तो मेरी आप लोग से एडवाइस है कि आप इन प्रश्नों को हल करने में ज़्यादातर पर ग्राफ की ही हेल्प लें, क्योंकि ग्राफ की सहायता से आपको बहुत से प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको ग्राफ की सहायता से मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसको ग्राफ की सहायता से, कि ग्राफ की सहायता से कैसे हल करेंगे इसको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले हमें उसके लिए साइन एक्स का ग्राफ बनाना होगा। आप इसको इस तरीके से ट्रीट करिए कि आपका ये एक फलन है, ये एक फलन है, ये दोनों फलन आपको बराबर दे रखे हैं। अब यदि दो फलन बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? गणितीय रूप में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें उन दोनों फलनों में कुछ ऐसे मान देखने हैं जिनके लिए वो दोनों फलन संतुष्ट करते हों। हमें वेरिएबल के, चर के कुछ ऐसे मान देखने हैं जिसके लिए दोनों फलन मेरे एक दूसरे को संतुष्ट करें, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो मुझे वो x के मान यहाँ पर देखने हैं। इसका मतलब मुझे x के वो मान देखने हैं जिसके लिए साइन x 1/2 के बराबर हो। अर्थात यदि मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं और 1/2 का ग्राफ बनाऊं तो उन दोनों के ग्राफ मेरे प्रतिच्छेद होने चाहिए, उन दोनों के ग्राफ प्रतिच्छेद होने चाहिए। क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन का क्या होता था? यही तो होता था। ग्राफीय निरूपण क्या होता था हल का किसी भी समीकरण के? यही होता था कि यदि आपके पास में दो समीकरण दी गई हैं और उन दो समीकरण जहां जहां पर काट रही हैं, जिन बिंदुओं पर वो काट रही हैं, वही उन दोनों समीकरणों के हल होते थे। यह आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है आपके तीसरे अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरणों के हल में। वहां पे अब लोग क्या करते थे ग्राफीय विधि से? सबसे पहले दो जो आपको समीकरण दे रखे थे रैखिक समीकरण, उनके ग्राफ बनाते थे। उसके बाद में देखते थे कि वो दोनों ग्राफ किस बिंदु पर कट कर रहे हैं, जिस बिंदु पर वो कट करते थे उसे ही उनका हल बोलते थे। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही करना है। हमें क्या करना है? साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, 1/2 का ग्राफ बनाना है, दोनों के ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु देखना है, जहां पर कट कर रहे होंगे वही इसके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, 1/2 का ग्राफ बनाते हैं। इसको हम अब इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि y बराबर एक साइन एक्स है, y1 बराबर एक साइन एक्स है और एक y2 बराबर में 1/2 है। इन दोनों के हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बनेंगे इन दोनों के, वो मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ इन दोनों के कैसे बनेंगे। ये देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, निर्देशांक अक्ष ले लिए, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब बच्चों साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये तो आप लोगों को सभी को पता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? नागिन की तरह। नागिन की तरह मतलब इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या होता है? ये वाला पॉइंट होता है आपका π/2 और इस π/2 के रेस्पेक्ट में ये मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये मान आपका 1 होता है। ये 0 हो गया, 0 कहां पर होता है? पाई पर होता है। ये क्या मान होता है? ये होता है आपका -1, ये यहां पर होता है, ये -1 होता है। ठीक है, और कहां पर होता है? एक्स पे, एक्स में ये होता है आपके, कहां पर होता है? ये होता है आपके 3π/2 पर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में 0 कहां पर होता है? पाई के बाद में 2π पर होता है। ठीक है, तो ये 2π हो गया। ये हो गया आपका 0 से 2π के बीच में साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब बच्चों 1/2 का ग्राफ बनाते हैं। 1/2 का y बराबर 1/2 का ग्राफ कैसा बनेगा? y बराबर 1/2 का ग्राफ आपका एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। तो देखो कहां पर होगा? एक यहाँ पर है तो 1/2 यहीं कहीं होगा। अब 1/2 की हम एक रेखा खींचते हैं, 1/2 की हम लोग एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगी आपके पास में 1/2 की रेखा।
1/2 की आपके पास में ये रेखा बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की बनेगी, आप लोग बनाइएगा तो सही तरह से बन जाएगी। ठीक है, 1/2 की इस तरीके की आपकी रेखा बन जाएगी। ये मान लो 1/2 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम क्या बताते हैं, हालांकि हमारी ग्राफिकल परिभाषा होती है कि यदि दो समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को जहां जहां पर कट करते हैं वही समीकरण के हल होते हैं। तो देखो कहां कहां पर कट किया, एक तो इस वाले पॉइंट पर कट किया है, एक उसके अलावा इस वाले पॉइंट पर कट किया है, तो ये 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, इन समीकरणों के हल हो जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को देखना हमें क्या होंगे, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे ड्रॉ किया, ये कहाँ पर आया, इस बिंदु पर आया। ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु आपका होगा π/6। ठीक है, ये बिंदु आपका π/6 होगा। सेम इस तरीके से ये वाला बिंदु भी क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा 5π/6। इसका मतलब π/6 और 5π/6 पर x के मान 5π/6 और 5π/6 पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो वही हमने ऊपर बोला था, 30 डिग्री और 150 डिग्री, π/6 और 5π/6। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्रिकोणीय समीकरणों को चाहे तो ग्राफ की सहायता से चाहे तो वैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके और प्रश्न करा देता हूं मैं आपको। मान लो यदि tan x बराबर -1 है, tan x बराबर -1 है, तो x के कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं। देखो tan x का मान -1 कहाँ पर होता है, tan x का मान -1, tan x पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है तो वहां पे तो हो ही नहीं सकता, द्वितीय चतुर्थांश में हो सकता है। अब द्वितीय चतुर्थांश में 1 कहाँ पर होता है, 1 होता है π/4 पर। ठीक है, तो -1 कहाँ पर हो जाएगा, π - π/4, इसका मतलब 3π/4 पर। ठीक है, तो tan x का मान -1, एक तो 3π/4 पर होगा। उसके बाद में थर्ड में tan धनात्मक होता है, वहां पर नहीं होगा। फोर्थ में हो सकता है, फोर्थ में कहां पर होगा, 2π - π/4 पर, इसका मतलब 2π - π/4, इसका मतलब क्या हो गया, 8 में से 7π/4, तो इसका मतलब 7π/4 पर हो सकता है। उसके बाद में फिर से पहले में नहीं होगा, फिर दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में ऋणात्मक होगा, तो अब क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 11π/4, बिकॉज 3π माइनस में π/4 करना होगा। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पर होगा, उसके बाद अब ये होगा आपका सीधा 15π/4 पर, 4π - π/4 पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान हो जाएंगे आपके tan x के -1 के लिए। अब यदि मैं इस रीजन को रेस्ट्रिक्टेड कर देता, प्रतिबंधित कर देता, यदि मैं आप लोगों से बोल देता कि भाई x का जो मान है वो 0 से 2π के बीच में ही है, तो देखो क्या हल हो जाते आपके, एक तो 3π/4 हो जाता, उसके अलावा एक हो जाता 7π/4। केवल 2 हल होते, क्योंकि ये 2 ही हल ऐसे हैं जो कि 0 से 2π के बीच में हैं, तो यही इस समीकरण के हल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी त्रिकोणीय समीकरणों के हल निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ को मैं प्रतिबंधित कर रहा हूँ और कुछ बाद में भी आ रहे हैं, तो इसी के आधार पर हम लोग त्रिकोणीय समीकरणों के हल के प्रकारों को डिफाइंड करते हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम त्रिकोणीय समीकरणों के हल के प्रकारों को डिफाइन करते हैं। तो त्रिकोणीय समीकरणों के हल हमारे 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य हल और एक दूसरा होता है व्यापक हल। एक होता है मुख्य हल और एक होता है व्यापक हल। अब बच्चों मुख्य हल क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको नाम से भी पता लग रहा है, मुख्य मतलब कुछ मेन चीज़ है, कुछ मेन ही आपके हल हैं, उन्हीं को हम मुख्य हल बोलेंगे। ठीक है, मुख्य हल की परिभाषा से ही पता लग रहा है कि कुछ ऐसे हल जो कि मुख्य हैं उन्हें मुख्य हल बोलेंगे। व्यापक मतलब क्या होता है, विस्तृत, सब कुछ है, सब कुछ, व्यापक में सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक वो हल जो कि संभव है, जितने भी हल संभव है उन्हें हम बोलेंगे व्यापक हल। ठीक है, यानी कि यदि मैं इसको n के रूप में लिख दूंगा तो ये मेरे व्यापक हल हो जाएंगे, व्यापक रूप में लिख दूंगा तो वो मेरे व्यापक हल हो जाएंगे, और यदि मैं कुछ रीजन के लिए निकालूंगा तो वो मेरे मुख्य हल हो जाएंगे। ठीक है, अब मुख्य हल निकालने के लिए हम लोग रीजन जो लेते हैं, प्रतिबंधित जो हम रीजन लेते हैं, क्षेत्र लेते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 0 से 2π, यानी कि वो हल त्रिकोणीय समीकरणों के वो हल जो कि 0 से 2π के अंदर व्यवस्थित होते हैं, 0 से 2π के अंदर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणीय समीकरणों के मुख्य हल। दोबारा समझो परिभाषा हो जाएगी मुख्य हल की कि त्रिकोणीय समीकरण के वे हल
जो कि 0 से 2 पाई के बीच में व्यवस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों के मुख्य हल। ठीक है, और जितने भी हमारे हल संभव हो सकते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के, उन्हें हम बोलते हैं व्यापक हल। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल कराया था आपको कि साइन एक्स बराबर यदि 1/2 है तो उसका मुख्य हल क्या होगा। मुख्य हल के लिए मुझे 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी होगी, तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स 1/2 के बराबर कहाँ पर होता है, एक तो होता है 30 डिग्री पर, उसके अलावा फिर 150 डिग्री पर, उसके अलावा और कहीं पर होता है क्या, नहीं। पहले चतुर्थांश में 30 पर होता है, द्वितीय चतुर्थांश में 150 पर होता है, तृतीय में ऋणात्मक होता है, चतुर्थ में भी ऋणात्मक होता है, और 0 से 2 पाई में तो हमें केवल इतना ही जाना है। ठीक है, तो ये इसके हल हो जाएंगे। x बराबर 30 डिग्री 150 डिग्री इस समीकरण के, इस त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल हो जाएंगे। ठीक है, अब व्यापक हल की बात करूं तो देखो व्यापक हल में हमें 3 कंडीशन पढ़नी है। बेसिकली हमें 3 कंडीशन पढ़नी है। आपके जो बोर्ड में है ना वो केवल 3 कंडीशन है, बट यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर जाओगे, जैसे कि जेई मेन, जेई एडवांस या फिर एनडीए की तैयारी पर जाओगे, तो वहाँ पे आपको 6 कंडीशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, बट बोर्ड में केवल 3 कंडीशन है, तो हम केवल 3 कंडीशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब 3 कंडीशन क्या है उनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़े मुख्य हल का 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, मुख्य हल के में 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे समीकरण ले रखा, समीकरण tan x बराबर -1/√3। इसका हमें मुख्य हल ज्ञात करना है। कैसे हल ज्ञात करेंगे वो चीज को समझो। ठीक है बच्चों, मुख्य हल जब भी आपसे पूछा जाएगा ना तो मतलब फिक्स रहेगा कि आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं बात हो रही होगी। 0 से 90 डिग्री के जो मान दे रखे हैं ना वो तो आपको घोट के पी लेने हैं सारे त्रिकोणमितीय फलनों के, बिकॉज यदि मुख्य हल से बात होगी तो उन्हीं मानों से संभव बात होगी। ठीक है, बिकॉज यदि आपको 0 से 90 डिग्री के मान आपको पता है तो आप अन्य चतुर्थांशों के मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो 0 से 90 के मान में लिख रहा हूं, मैन क्या होते हैं हमारे पास में, साइन कॉस टेन, इनके मान होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब tan की बात करता हूं तो देखो tan क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा आपके पास में साइन बटा कॉस, 0/1 करोगे 0, यहाँ पर करोगे 1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, यहाँ पर अनंत, ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन याद रख लो, कॉट सेक कोसेक अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, तो इतना याद रख लो। ठीक है, अब देखो tan x बराबर -1/√3 मुझे दिया हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x बराबर -1/√3। देखो कहाँ पर होता है, 1/√3 होता है आपका, tan कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -tan 30 डिग्री, -tan 30 डिग्री। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे क्या निकालने, मुख्य हल निकालने, मतलब मुझे x के वो मान बताने हैं जो कि 0 से 2 पाई के बीच में हो तथा इस समीकरण को संतुष्ट करते हों। x के वो मान जो कि 0 से 2 पाई के बीच में हो तथा इस समीकरण को संतुष्ट करने हो, वो हमें x के मान बताने हैं। अब देखो 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन से ऐसे मान संभव हो सकते हैं। देखो tan x क्या ऋणात्मक है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता लग रही है कि tan x क्या हमारा ऋणात्मक है। अब tan x ऋणात्मक कहाँ कहाँ पर होता है, प्रथम चतुर्थांश में कैसा होता है, tan x धनात्मक होता है, तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में तो कोई हल नहीं होगा। द्वितीय चतुर्थांश में tan कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसका मतलब एक हल तो द्वितीय चतुर्थांश में हो सकता है, इसका सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है एक हल तो। उसके अलावा तृतीय में ये धनात्मक होता है तो तृतीय में भी कोई हल नहीं होगा। चतुर्थ में tan क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो एक हल चतुर्थ में हो जाएगा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हल हो जाएगा। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हल हो जाएगा, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हल हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में एक हल हो जाएगा और एक हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। अब बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में लिखने का तरीका क्या होता था? द्वितीय चतुर्थांश में लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था tan ऑफ माइनस थीटा, सॉरी tan ऑफ पाई माइनस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था tan ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के tan थीटा के। ठीक है, सेम उसी तरीके से चतुर्थ चतुर्थांश में लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था? लिखने का तरीका आपको वही रखना है कि tan में रहे, वही तरीका आपको उपयोग में लेना है कि त्रिकोणमितीय फलन आपके परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो tan को tan में लिखने का तरीका क्या होता था? पाई माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में। चतुर्थ में tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होता था। ठीक है, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये भी आपके माइनस tan थीटा के बराबर आता था। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से देखूँ माइनस tan थीटा मुझे ये नजर आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान क्या नजर आ रहा है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर 30 रख देता हूँ सिंपल, तो हो जाएगा tan पाई माइनस 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई बाई 6। तो पाई माइनस में पाई बाई 6 हो गया। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी tan ऑफ चतुर्थ में 2 पाई माइनस में पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 6, इसका मतलब 5 पाई बाई 6, तो ये हो गया tan 5 पाई बाई 6। ठीक है, सेम इस तरीके से ये हो गया tan 12 में से गया 11, tan 11 पाई बाई 6, ये आपके पास आ गया। दोनों साइड में कंपेयर करो तो tan नजर आ रहा है, x से कंपेयर कर लोगे तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5 पाई बाई 6, और इस वाले में x बराबर क्या आ जाएगा? 11 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 x के ऐसे मान हैं जो कि 0 से 2 पाई के अंदर भी हैं और इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल निकाल सकते हैं। अब ये तो इस तरीके की बात हुई। यदि आपको इसको ग्राफ की सहायता से निकालना होता तो कैसे निकालते? सबसे पहले आप tan x का ग्राफ बनाते, उसके बाद में आप -1/√3 का ग्राफ बनाते, उसके बाद आप लोग उन पॉइंट्स को देखते जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो होंगे ना, वही इस त्रिकोणमितीय समीकरण के हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम तो आप आसानी से कर सकते हो। tan x का ग्राफ तो मैंने आपको बताया है, और -1/√3 का ग्राफ तो आप लोग जानते ही हो कैसा होता है, x अक्ष के समांतर होती है। फर्क इतना है, अब ये मूल बिंदु के नीचे की तरफ होगा। पहले पिछले जब मैंने कराया था ना 1/2, वो क्या था? मूल बिंदु के ऊपर की तरफ था। अब ये मूल बिंदु के नीचे की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या ऋणात्मक है। y बराबर -1/√3 का ग्राफ मूल बिंदु से नीचे की तरफ x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, tan x का ग्राफ तो आपको पता ही है कैसे होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था, है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था आपका, इस तरीके का आपका ग्राफ होता था। ठीक है, tan x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो tan x का ग्राफ बनाइएगा, -1/√3 का ग्राफ बनाइएगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखिएगा, आपके पास यही प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ की सहायता से या फिर त्रिकोणमितीय फलनों को हल करके भी हम त्रिकोणमितीय समीकरण के हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो मुख्य हल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मुख्य हल में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं और बताऊं? डाउट है तो चलो एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं। चलो एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, यदि sin थीटा बराबर माइनस के √3/2 दे रखे हैं और मुझे इसका मुख्य हल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? यदि मुझे sin थीटा बराबर -√3/2 का मुख्य हल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, उस चीज को समझो। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुख्य हल निकालना है तो इसका मतलब मुझे 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी होगी। बाहर में कहीं बात कर ही नहीं सकता, पहली बाउंड्री तो मेरे पास ये लग चुकी है। उसके अलावा दूसरी बाउंड्री कौन लगा रहा है? ये माइनस का चिन्ह। अब साइन ऋणात्मक कहाँ पर होता है? तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में। साइन तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया? साइन थीटा बराबर, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होगा? मैंने आपको बताया था, सबसे पहला काम होगा आपको ये मान देखना, जो आपको संख्या यहाँ पर देख रखी है उसको देखना होगा कि वो 0 से 90 के बीच में किसका मान है। तो √3/2 किसका मान होता है? साइन के पदों में, साइन के पदों में √3/2 साइन 60 का मान होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, साइन थीटा बराबर माइनस के साइन 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। अब बच्चों, मुझे पता लग गया कि माइनस साइन 60 जो होता है ना,
ये माइनस साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, साइन ऋणात्मक होता है तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में। और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में लिखने का हमारा तरीका क्या होता था, तृतीय चतुर्थांश में कैसे लिखते थे, पाई प्लस थीटा के रूप में, और चतुर्थ में 2 पाई माइनस थीटा के रूप में, इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, तो यदि मैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिखूँ तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, बिकॉज तृतीय चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है। यदि मैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिखूँ तो ये भी आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ पाई प्लस थीटा और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई प्लस, अब देखो थीटा की जगह पर क्या 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को यदि मैं पाई के पदों में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, पाई बाई 3 लिखूंगा, तो ये पाई बाई 3 हो गया। सेम इसी तरीके से इसको चतुर्थ चतुर्थांश में लिखना हो तो साइन ऑफ 2 पाई, थीटा की जगह पर पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 रख दिया, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर साइन पाई प्लस पाई बाई 3, इसका मतलब 4 पाई बाई 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा बराबर 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो 5 पाई बाई 3 ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, साइन 5 पाई बाई 3 हो गया, केवल 5 पाई बाई 3 नहीं होगा, साइन 5 पाई बाई 3 होगा। ठीक है, साइन 5 पाई बाई 3 होगा। अब यदि मैं दोनों तरफ तुलना करूं, समीकरण के दोनों तरफ तुलना करूं तो देखो साइन साइन दोनों जगह कॉमन है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई बाई 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 3। तो थीटा के कौन कौन से मान संभव हो गए, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, और ये मान 0 से 2 पाई के बीच में भी हैं। थीटा बराबर 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 0 से 2 पाई के बीच में भी हैं। ठीक है, तो यही हो जाएंगे समीकरण के मुख्य हल। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल निकाल सकते हैं। अब बच्चों मुख्य हल में केवल आपको इतना याद रखना है, मुख्य हल ज्यादा उपयोग का नहीं है, ज्यादा उपयोग का आपका व्यापक हल। तो व्यापक हल को सीखने में आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो व्यापक हल की जो मैं आपको 3 कंडीशन बता रहा था, उसकी पहली कंडीशन ये है, प्रमेय नंबर 3, उल्टे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, प्रमेय नंबर 3 क्या है, प्रमेय नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि यदि x तथा y का पाई बाई 2 विषम गुणज नहीं है तो tan x बराबर tan y से x बराबर n पाई प्लस y होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना, मुझे x का मान y के पदों में निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें समीकरण क्या दे रखी है, त्रिकोणमितीय समीकरण tan x बराबर tan y, तो इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। tan x बराबर tan y को हम लोग हल करेंगे, जो कुछ दे रखा उस सबको भूल जाओ, फ्रेश माइंड से याद रखो। हमें क्या करना है, हमें tan x बराबर tan y इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है और उससे x और y के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अब जो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग tan y को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सबको त्रिकोणमितीय समीकरणों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया tan x माइनस tan y बराबर 0। tan x माइनस tan y बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। अब tan को साइन और कॉस के पदों में लिख दो, तो ये हो गया साइन x अपॉन कॉस x माइनस tan y को क्या लिख दूंगा मैं, साइन y अपॉन कॉस y बराबर हो जाएगा आपके पास में 0। अब यहां से आप लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम क्या आएगा, cos x cos y, cos x cos y आपके पास में लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y बराबर 0, ये आपके पास बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन x cos y माइनस cos x साइन y क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b क्या होता है, ये होता है साइन a माइनस b। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ x माइनस वाई बटे cos x cos y बराबर 0। ठीक है, अब देखो बच्चों इस समीकरण में यदि मैं cos x cos y को उधर ले जाऊं तो उसके लिए मुझे पहले ये डिफाइन करना होगा कि cos x और cos y जो है वो 0 के बराबर ना हो। cos x नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के और cos y भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तभी मैं इसमें 0 में गुणा कर सकता हूं इसका। तो cos x नॉट इक्वल टू 0,
कॉस वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कॉस एक्स 0 कहाँ पर होता है? कॉस एक्स 0 होता है आपका 2n+1 π/2 पर। मैंने आपको देखो सबसे पहले इसलिए बेसिक में आपको ये सब चीजें बताई थी। सबसे पहले कॉस एक्स आपका 0 मैंने कहाँ पे बताया था? कॉस एक्स मैंने आपको 0 बताया था 2n+1 π/2 पर। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, इन्हीं चीजों का मैं उपयोग करूंगा जो मैंने आपको बेसिक में सिखाया। बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो cos x 0 है तो इसका मतलब x जो है वो ना तो 2n+1 π/2 हो सकता है, सेम इसी तरीके से y भी आपका 2n+1 π/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता? इसका मतलब π/2 का विषम गुणांक नहीं हो सकता। और यही हमें प्रमेय में सबसे पहले बोला गया है, यही हमें प्रमेय में सबसे पहले बोला गया है कि यदि x तथा y का π/2 विषम गुणज नहीं है, इसीलिए हमें ये चीज बोली गई है। ठीक है, क्यों बोली गई है सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? पहली लाइन क्यों बोली गई है? इसीलिए बोली गई है क्योंकि यदि ये विषम गुणज हो गए तो मेरा cos x 0 हो जाएगा, cos y 0 हो जाएगा, तो उस केस में मैं गुणा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब यदि ये विषम गुणज नहीं है तो मैं गुणा कर सकता हूं। गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपके 0 के। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ साइन थीटा 0 के बराबर कहां पर होता है? साइन थीटा 0 के बराबर होता है n पाई पर, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? n पाई हो गया। अब यहां से x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आपके पास आ जाएगा n पाई प्लस वाई। x का मान आ जाएगा आपके पास में n पाई प्लस वाई। तो ये आ गया आपका x और y के बीच में एक संबंध, x बराबर n पाई प्लस वाई। ठीक है, तो इस रूप में होंगे आपके, यदि x बराबर n पाई प्लस वाई के रूप में होंगे तो tan x बराबर tan y होगा। ठीक है, तो यदि आपको कहीं tan x बराबर tan y दिख जाए तो उसका व्यापक हल लिखने के लिए आपको x बराबर n पाई प्लस वाई लिखना होगा। ठीक है, और जो n क्या होता है? n होता है आपके पास में ये पूर्णांक, n बिलोंग्स टू होता है z। ठीक है, n बिलोंग्स टू यहाँ पर z होता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शन किया क्या? कुछ भी प्रतिबंधन यहाँ पे हमने नहीं किया। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू z यहाँ पर हो सकता है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यही हमें सिद्ध करना था, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 3। अब मैं बात करता हूँ प्रमेय नंबर 2 की। प्रमेय नंबर 2 की बात करता हूँ। प्रमेय नंबर 2 में क्या है? cos x बराबर cos y है। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, cos x बराबर cos y, इसको मैं हल करता हूँ। इसको हल कैसे करूंगा? वही जैसे मैंने पिछली वाली थ्योरम में किया था, पिछली वाली प्रमेय में किया था। सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरणों को एक साथ लिखूंगा, तो cos y को मैं बाईं तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos y बराबर 0। अब देखो बच्चों यहां से आगे क्या करेंगे? यहां से आगे आपको क्लियरली दिख रहा होगा cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है? cos c माइनस cos d का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया है, cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2 साइन d माइनस c बटे 2। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो यहां से देखो cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, या फिर इसका एक सूत्र और मैंने आपको बताया था कि माइनस 2 साइन c प्लस d बटे 2 साइन c माइनस d बटे 2, ये भी मैंने आपको सूत्र बताया था। ठीक है, तो मैं इस नीचे वाले का यूज कर लेता हूं क्योंकि ताकि c आगे रहे d पीछे रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मैं इस सूत्र को अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन c की जगह पर x है, d की जगह पर y है, तो x प्लस वाई बटे 2 साइन x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस 2 का तो मैं भाग दे सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां से देखो क्या बन जाएगा, मेरे पास यहां से बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई बटे 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0। अब देखो बच्चों, दो संख्याओं का गुणा ये क्या होगा? साइन ऑफ x प्लस वाई बटे 2, कोई एक मान होगा, 1/2 रूट 3/2, कुछ भी एक मान हो सकता है -1 से 1 के बीच में। सेम इसी तरीके से ये भी -1 से 1 के बीच में कुछ भी मान हो सकता है। अब बच्चों देखो इन दोनों मानों का गुणनफल मुझे 0 के बराबर दे रखा है, तो ये कब संभव है? ये तभी संभव होगा जब इनमें से कोई एक 0 हो या तो ये दोनों की दोनों 0 हो। तो यहाँ से मेरे पास दो कंडीशन बन जाएंगी, एक तो बन जाएगी साइन ऑफ x प्लस वाई बटे 2 बराबर 0, और एक मेरे पास बन जाएगी साइन ऑफ x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0। ठीक है,
अब बच्चों साइन थीटा बराबर 0 कहां पर होता है, साइन थीटा 0 कहां पर होता है, साइन थीटा 0 होता है n पाई पर, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं साइन x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू साइन n पाई, या फिर x प्लस वाई बाई टू बराबर हो जाएगा n पाई के, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेसिक में कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होता है n पाई के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई बटे 2 बराबर हो जाएगा n पाई के, ठीक है। सेम इस तरीके से यहाँ पर x माइनस वाई बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा, n पाई के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखो बच्चों, यदि मैं 2 का गुणा कर दूँ उधर तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। अब देखो यदि मैं y को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 2n पाई माइनस वाई। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस वाई, ठीक है। 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई प्लस वाई। अब बच्चों मुझे दोनों की दोनों चाहिए, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यदि मैं दोनों को एक साथ लिखूं, इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है मेरे लिए, है ना। तो दोनों को यदि मैं एक साथ लिख दूं तो मेरे पास x बराबर हो जाएगा, तो 2n पाई यहाँ पर है, 2n पाई यहाँ पर है, तो 2n पाई तो होगा ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो मैं दोनों को कंसिडर करने के लिए प्लस माइनस इस तरीके से लिख सकता हूँ y। जब प्लस लूंगा तो 2n पाई प्लस वाई आ जाएगा, जब माइनस लूंगा तो 2n पाई माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x बराबर cos y त्रिकोणीय समीकरण का हल, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब यहाँ पर n आ गया तो इसका मतलब ये कैसा हल है, व्यापक हल है, ठीक है। और जो n जो होगा ना ये होगा आपका पूर्णांक, n बिलोंग्स टू हो जाएगा z, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 2, जिसमें आपको यदि cos x बराबर cos y दे रखा है तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली प्रमेय पर। अगली हमारी प्रमेय नंबर 1 जो कि sin x बराबर sin y के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से, ठीक है। sin x बराबर sin y, sin x बराबर sin y, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा sin x माइनस साइन वाई बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो देखो बच्चों यदि यहाँ पे मैं साइन सी माइनस साइन डी लगाऊं, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, जल्दी से मुझे बताओ। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 क्या आता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यह आता है आपके पास में साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो इस सूत्र का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, सूत्र का उपयोग करेंगे तो देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसका मतलब x प्लस वाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर c की जगह पर x है, d की जगह पर y है, तो x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा साइन c माइनस डी, इसका मतलब x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये मेरे पास में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, और एक इसके बराबर है 0 के बराबर है, तो मैं इसको बराबर 0 कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको बराबर 0 कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 को फिर से भाग दे देता हूँ तो मेरे पास आ गया cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर से वही कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि ये दो संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी गई हैं, तो इन दोनों का गुणा तभी 0 हो सकता है, तब तो या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो यहाँ से फिर से हमारे वही दो कंडीशन बन जाएंगे, कौन कौन से, या तो कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0 हो, या फिर में साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0 हो। अब इन दोनों को हल करते हैं,
इन दोनों को देखो बच्चों हल करेंगे। देखो कॉस थीटा बराबर 0 कहां पर होता है, कॉस थीटा 0 के बराबर कहां पर होता है, कॉस थीटा 0 के बराबर होता है 2n+1 π/2 पर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x + y/2 इक्वल टू 2n+1 गुणा π/2। ठीक है, ये हो जाएगा। सेम इस तरीके से साइन थीटा 0 के बराबर कहां पर होता है, साइन थीटा 0 के बराबर होता है n π पर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x - y/2 बराबर n π। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको। आगे देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहां से आपके पास आ गया x + y बराबर 2n+1 गुणा π। यहां पे देखो 2 का गुणा करूंगा तो x - y बराबर आ जाएगा 2n π, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों मैं y को दाईं तरफ भेज देता हूं, तो x बराबर हो जाएगा 2n+1 गुणा π - y, और यहां पर हो जाएगा x बराबर 2n π + y, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से समझना। अब जो चीज मैं लिखने वाला हूं ना, जो समझाने वाला हूं, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान से समझना। अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का कंबाइन लेना होगा। मुझे ऐसा x का मान लिखना होगा जिससे दोनों के दोनों संतुष्ट हो जाएं। तो देखो x बराबर, अब जो यहाँ चीज लिखी जाएगी ना वो महत्वपूर्ण है। ये देखो क्या लिखा होगा 2n+1 π, यहाँ पे क्या लिखा होगा 2n π। 2n+1 क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा पाई का, ये क्या होगा सम पूर्णांक होगा। तो मैं सम और विषम दोनों को एक साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। ठीक है, n π हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जब यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर माइनस है, जब यहाँ पर सम है तो प्लस है। अब ये हम कैसे बताएंगे कि भाई n मेरा क्या है। यदि मान लो हम n π लिख दें, n π लिख भी दें, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई सम है या विषम है, कैसे मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद में यहां पर देखो माइनस है कब, जब विषम है, प्लस कब है, जब सम है। तो यदि मैं -1 की पावर n चढ़ा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो -1 की पावर यदि आप ऑड करोगे, यदि विषम करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और यदि आप -1 की पावर सम करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो n π + -1 की पावर n y, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगा। ये मेरे पास ऐसा ही फॉर्म बन जाएगा। चलो एक बार चेक करके देखो, n बराबर 1 रख के देखो, n बराबर 1 रखोगे क्या आएगा, पाई माइनस y आएगा। यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे, सॉरी यहाँ पर n बराबर 0 रखना होगा तो पाई माइनस y आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 1 क्या था, विषम, विषम पर माइनस आना चाहिए था तो माइनस आ गया। n बराबर 2, 2 क्या है, सम है, सम पर प्लस आना चाहिए तो 2 पाई प्लस y आएगा, 2 पाई प्लस y, प्लस आ गया ना, तो सम पर प्लस आ जाएगा और विषम पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इन दोनों के कंबाइन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x बराबर n π + -1 की पावर n y। एक बार दोबारा से समझो कि मैंने ये सब कैसे लिखा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या था, ये विषम, ये क्या था, सम। मुझे दोनों को एक साथ लिखना था, तो विषम और सम को एक साथ लिखूंगा तो सारे नंबर आ जाएंगे मेरे पास में, तो n π मैंने लिख दिया। अब मैंने n π तो लिख दिया, पर यहाँ चिन्ह दिक्कत कर रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब विषम है तब माइनस है, जब सम है तब प्लस है, यानी कि जब सम होगा तब ये प्लस नहीं रहे, तब ये माइनस नहीं रहेगा, तब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से लिखना होगा कि सम नंबर जब हो तब तो वो माइनस दे, जब तो वो प्लस दे, और जब विषम नंबर हो तब वो माइनस का y दे। मुझे इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको -1 की पावर n में लिख दिया, क्योंकि यही एक ऐसा गुणांक होता है हमारे पास में जो विषम संख्या, जब घात विषम होती है तो ये माइनस का चिन्ह देता है, घात सम होती है तो प्लस का चिन्ह देता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, x बराबर n π + -1 की पावर n y। ठीक है, तो यही हो जाएगा sin x बराबर sin y का व्यापक हल। ठीक है, sin x बराबर sin y का आपका व्यापक हल यही हो जाएगा, जहां पर जो n जो होगा ना ये पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर हमने कुछ सम विषम नहीं ली, सब ले लिए। ठीक है, तो n जो होगा वो पूर्णांक होगा, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय समीकरण से संबंधित कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, उनके हल से संबंधित और कुछ प्रमेय। ठीक है, इस पर आधारित अगले प्रश्न हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। एक बार फिर से सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। बाय बाय।